हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस के कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के बारे में, जिनसे आप किसी एलिमेंट का स्टाइल, उसकी पोजीशन या हायरार्की के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। ये आपके एचटीएमएल और सीएसएस को और भी पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। वीडियो में हम कवर करेंगे 4 मेन कॉम्बिनेटर्स। डिसेंडेंट सेलेक्टर, नंबर 2 इज़ चाइल्ड सेलेक्टर, नंबर 3 इज़ एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, नंबर 4 इज़ जनरल सिबलिंग सेलेक्टर और इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे विद कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ डिसेंडेंट सेलेक्टर। इस सेलेक्टर का यूज़ किसी एलिमेंट के अंदर के किसी दूसरे एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए होता है। जैसे अगर आप डिव के अंदर के पैराग्राफ को स्टाइल करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल टैग डिव पी कलर रेड। डिव टैग पी टैग this paragraph inside a paragraph inside a div will be read. div tag close, body tag HTML tag close। आज हम बात करेंगे एक CSS सेलेक्टर के बारे में, div p। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ हमने HTML में एक div टैग बनाया है और उसके अंदर एक p टैग लिखा है, p टैग रखा गया है, यानी कि पैराग्राफ। अब CSS में लिखा गया है div p कलर रेड। इसका मतलब होता है जो भी p एलिमेंट div के अंदर हो उसका टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे सिर्फ वही पैराग्राफ रेड होगा जो डिव के अंदर नेस्टेड है। अगर कोई पी टैग डिव के बाहर हो उस पर इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये एक डिसेंडेंट सेलेक्टर है जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को टारगेट करता है। तो इस एग्जाम्पल में आउटपुट क्या आएगा, पी का टेक्स्ट रेड कलर में शो होगा। सिंपल और पावरफुल है। ठीक है, ऐसे सेलेक्टर से हम वेब पेज के अलग अलग पार्ट्स को स्टाइल कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा क्लासेस दिए। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, डिव के अंदर जो पी टैग था उसका कलर रेड हुआ है। अगर डिव के बाहर कोई पी टैग होता, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पी टैग होता तो उसका कलर रेड नहीं होता। तो ये तो गए हमारे डिसेंडेंट सेलेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे एक पी टैग ऐड कर रही हूँ, उससे आप ऊपर जो डिव पे जो डिव के अंदर जो पी टैग है और डिव के जो बाहर पी टैग है उसके बीच का आप डिफरेंस पता कर सकते हो। ठीक है,
This paragraph outside a div. Outside a div. Outside the div and will not be read. Not be read. तो आप देख सकते हैं पी टैग क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर जो था, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था ब्लैक वो ही है, और जो डिव के अंदर वाला जो टैग था वो रेड हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसका फ़र्क समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारा है CSS का फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर, ये सेलेक्टर यूज़ होता है किसी पेरेंट के पहले चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए इस एलिमेंट का यूज़ होता है। और इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर ना मैं आपको इसका यहाँ पे आपको मैं इसका सिंटैक्स दिखा रही हूँ। तो सिंटैक्स है इसका, फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर का सिंटैक्स है फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे मैं कमेंट लाइन लगा दे रही हूँ। कमेंट लाइन CSS प्रॉपर्टी, यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। और ये आपका सिंटैक्स कंप्लीट। तो ये फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर का सिंटैक्स। ठीक है, अब इसके ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट पैराग्राफ को स्टाइल करना। मैं यहाँ पे कोड लिख रही हूँ। टाइटल में लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर। यहाँ से CSS स्मार्ट स्टार्ट हो रहा है, स्टाइल। H1 सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस, कलर ग्रीन। पेज के जितने भी H1 टैग्स होंगे उनका टेक्स्ट कलर ग्रीन हो जाएगा। उनका जो टेक्स्ट कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ये बात है P फर्स्ट चाइल्ड, कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर
ग्रीन, कलर वाइट, font weight bold, पी फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर, ये सेलेक्टर उन पी टैग्स को टारगेट करता है जो अपने पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड हैं। ऐसे पी टैग को बैकग्राउंड ग्रीन मिलेगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा और बोल्ड स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है, अब आते हैं बॉडी सेलेक्टर पे। ये तो है हमारा बॉडी सेलेक्टर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सारी बॉडी का कंटेंट सेंटर अलाइन होगा। अब आते हैं बॉडी सेक्शन पे। बॉडी सेक्शन में यहाँ पे लिखेंगे गीक्स फॉर गीक्स, H1 हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे लिखेंगे गीक्स फॉर गीक्स। H2 फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर, फिर पी टैग लिखेंगे गीक्स फॉर गीक्स। फर्स्ट पी टैग जो है, ये जो फर्स्ट पी टैग है बॉडी के बाद गीक्स फॉर गीक्स से जो लिखा हुआ है, ये बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है, इसलिए फर्स्ट चाइल्ड रूल अप्लाई होगा। ग्रीन बैकग्राउंड प्लस वाइट बोल्ड टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, जो ये ग्रीन बैकग्राउंड है और वाइट कलर और बोल्ड टेक्स्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, H1 और H2 जो है, H1 geeks for geeks और H2 first child selector, H1 will be green from H1 selector, H1 green होगा from H1 selector से, उसका कलर ग्रीन होगा। ठीक है, H2 पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। जो सेकंड वाला जो पी टैग है गीक्स फॉर गीक्स, फर्स्ट चाइल्ड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डिव टैग पे। पी टैग पहले तो लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में GFG, फिर लिखेंगे पी टैग और ओनली लिखेंगे गीक्स। पी टैग जो मैंने सिर्फ यहाँ पे GFG लिखा है, ये क्या है, ये फर्स्ट चाइल्ड है डिव टैग का। सो फर्स्ट चाइल्ड स्टाइल अप्लाई होगा, ग्रीन बैकग्राउंड होगा प्लस वाइट टेक्स्ट होगा प्लस बोल्ड होगा। बट जो यहाँ पे जो पी टैग है जिसमें मैंने ओनली गीक्स लिखा हुआ है, ये नॉट फर्स्ट चाइल्ड है, नो स्टाइल अप्लाई होगा।
ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर उस एलिमेंट पर अप्लाई होता है जो अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हो। ये हर पेरेंट के अंदर इंडिविजुअली चेक होता है। सिर्फ टैग का टाइप नहीं, उसकी पोजीशन मैटर करती है। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। ये तो था फर्स्ट पैराग्राफ स्टाइल करना। अब है फर्स्ट लिस्ट आइटम स्टाइल। फर्स्ट लिस्ट आइटम स्टाइल। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल टैग, H1 सेलेक्टर, कलर ग्रीन। ये H1 हेडिंग को ग्रीन कलर में दिखाएगा। ठीक है, फिर आता है H1 कॉमा H2 सेलेक्टर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये क्या करेगा, H1 और H2 दोनों को ही सेंटर में अलाइन किया गया है। फिर आता है अलाइव फर्स्ट चाइल्ड, सेलेक्टर, बैकग्राउंड ग्रीन, ये सबसे पहले लिस्ट आइटम को ग्रीन बैकग्राउंड देगा। फिर आता है बॉडी सेलेक्टर, विड्थ 70%, पूरे बॉडी को 70% विड्थ दी गई है ब्राउज़र स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं बॉडी टैग पे। यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड की जगह गीक्स फॉर गीक्स। H2 फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर, H1 और H2 हेडिंग है जिसमें वेबसाइट का नाम और टॉपिक का नाम लिखा है। ठीक है, अब आते हैं UL। UL अब इसके अंदर
3 लिस्ट आइटम्स लेंगे। फर्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर, second one is computer network, and third one is operating system. ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे OL, ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी 3 आइटम्स लेंगे। जावा, रूबी, पास्कल। ठीक है, यूएल और ओएल ये 2 लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एक है ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों लिस्ट में 3 आइटम्स हैं एलआई टेक्स्ट के अंदर। तो इसमें आउटपुट में क्या होगा, हेडिंग होगी गीक्स फॉर गीक्स ग्रीन कलर में और सेंटर में होगी। ठीक है, आउटपुट में क्या होगा, गीक्स फॉर गीक्स हेडिंग होगी और ग्रीन कलर में होगी और सेंटर में होगी। फर्स्ट चाइल्ड की वजह से यूएल की पहली आइटम डेटा स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड भी ग्रीन होगा। ओएल की पहली आइटम जावा का भी बैकग्राउंड ग्रीन होगा। ठीक है, बाकी लिस्ट आइटम्स पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। यूएल की पहली आइटम डेटा स्ट्रक्चर को ग्रीन बैकग्राउंड मिलेगा, ओएल की पहली आइटम जावा को भी ग्रीन बैकग्राउंड मिलेगा। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब है कि किसी भी पेरेंट जैसे यूएल या ओएल का फर्स्ट चाइल्ड उसको ग्रीन बैकग्राउंड मिले। ओके, थर्ड वन इज एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ये थर्ड टाइप है हमारा। थर्ड में आएगा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग का सेलेक्टर का सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2। इसके अंदर आ जाएंगे स्टाइल्स। कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारा सिंटैक्स जो पूरे प्रोग्राम्स में यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी के लिए, इसी के ऊपर। स्टाइल टैग, H2 प्लस P, सेलेक्टर, कलर ब्लू, फॉन्ट वेट बोल्ड,
H2 प्लस पी सेलेक्टर का मतलब है ये एक CSS एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है। इसका मतलब है ऐसा पी टैग जो सीधे किसी H2 टैग के बाद आता है। सिर्फ पहला पी टैग जो H2 टैग के ठीक बाद आता है स्टाइल होगा। ठीक है, अब बॉडी टैग पे चलते हैं। बॉडी टैग पे यहाँ पे लिखेंगे H1 की जगह H2, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पी टैग दिस पैराग्राफ विल बी स्टाइल्ड। क्योंकि ये H2 टैग के बाद आ रहा है पी टैग, इसलिए ये स्टाइल्ड होगा। और जो इसके बाद वाला जो पी टैग होगा वो स्टाइल्ड नहीं होगा। will not। ठीक है, H2 टैग उस पर कोई CSS रूल नहीं है। ठीक है, पी टैग पे ये H2 के तुरंत बाद है इसलिए इस पे रूल अप्लाई होगा। और पी टैग दिस पैराग्राफ विल नॉट, ये H2 के तुरंत बाद नहीं है, इस पे रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दिस पैराग्राफ विल बी स्टाइल जो लिखा है इसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो H2 प्लस पी सिर्फ उस पी टैग को टारगेट करता है जो H2 टैग के तुरंत बाद आता है। इससे आप प्रिसाइज कंट्रोल पा सकते हैं कि कौन सा पैराग्राफ स्टाइल हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये तो था स्टाइल पैराग्राफ आफ्टर हेडिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, हाईलाइटिंग इमीडिएट लिस्ट आइटम। .1 प्लस li कलर रेड, li टैग क्लास इक्वल्स टू 1। आइटम 1 li टैग आइटम 2
स्टाइल्ड डिफरेंटली। LI item 3। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, .1 + LI कलर रेड। .1 + LI क्या है, ये एक एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है। इसका मतलब है जिस भी LI टैग का क्लास 1 है, जिस भी LI टैग का क्लास 1 है, उसके तुरंत बाद वाला नेक्स्ट सिबलिंग जहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल्ड डिफरेंटली, ये यहाँ पे स्टाइल ये लागू होगा, इसका कलर रेड होगा LI आइटम 2 का। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। ये जो UL लिखा हुआ है बॉडी टैग के अंदर, अब हम यहाँ पे चलते हैं। LI क्लास 1 आइटम 1, LI आइटम 2, LI आइटम 3। ये क्या है, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें 3 लिस्ट आइटम्स दिए गए हैं। पहला लिस्ट आइटम 1 है और इसे एक क्लास दी गई है क्लास 1। LI टैग के बाद वाला जो है ये रेड होगा और LI जो थर्ड वाला है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइटम 2 पर रेड कलर अप्लाई होगा क्योंकि वो .1 वाले LI के तुरंत बाद आता है। आइटम 3 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो .1 के तुरंत बाद नहीं है। ठीक है। इस कोड में हमने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर .1 + LI का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि जिस भी LI आइटम की क्लास 1 है उसके तुरंत बाद आने वाले LI को ही स्टाइल मिलेगा। इसलिए यहाँ सिर्फ आइटम 2 रेड दिखेगा जबकि आइटम 1 और आइटम 3 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। Spacing between sections। सेक्शन प्लस सेक्शन। पैडिंग 20 पिक्सल। बॉर्डर 2 पिक्सल। यहाँ पे क्या है, CSS लिखा गया है। सेक्शन प्लस सेक्शन का मतलब होता है ऐसा सेक्शन एलिमेंट जो किसी और सेक्शन के ठीक बाद आता है, यानी सिर्फ दूसरा सेक्शन सेलेक्ट होगा। पैडिंग 20 पिक्सल, इसका मतलब है कि सेक्शन के अंदर की चीज़ों के चारों तरफ 20 पिक्सल की जगह दी जाएगी। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का मतलब है, यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का मतलब है चौड़ी सॉलिड और ब्लैक बॉर्डर बनेगी। ठीक है। पहला सेक्शन इस CSS से अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं बॉडी टैग पे। तो बॉडी टैग पे जो फर्स्ट सेक्शन है वो यहाँ पे लिखते हैं H1 वाला पार्ट ये वाला कट होगा। फर्स्ट सेक्शन। ये पहला सेक्शन है, ये किसी और सेक्शन के बाद नहीं आ रहा है इसलिए इस पर CSS अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सेकंड सेक्शन पे अप्लाई होगा।
सेकेंड सेक्शन विद एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि पैडिंग दे रखा है और बॉर्डर वगैरह भी दे रखा है, तो विद एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, ये सेक्शन पहले सेक्शन के ठीक बाद आ रहा है, इसलिए ये सेक्शन प्लस सेक्शन सेलेक्टर से मैच कर रहा है। ठीक है, इस पर 20 पिक्सल का पैडिंग और ब्लैक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बॉडी टैग और HTML टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, पहला सेक्शन नॉर्मल दिखेगा और दूसरा सेक्शन एक्स्ट्रा पैडिंग और ब्लैक बॉर्डर के साथ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, स्टाइल इनपुट आफ्टर लेबल। लेबल फोकस प्लस इनपुट। outline 3 pixels solid red। लेबल फोकस प्लस इनपुट, इसका मतलब है जब लेबल एलिमेंट पे फोकस होगा तो उसके जस्ट बाद इमीडिएटली नेक्स्ट वाला जो इनपुट होगा, इनपुट एलिमेंट होगा, उस पर रेड आउटलाइन लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटलाइन 3 पिक्सल सॉलिड रेड दिखा गया है, ये इनपुट बॉक्स के बाहर रेड कलर की एक 3 पिक्सल थिक लाइन आ जाएगी। आउटलाइन बॉर्डर के बाहर होती है और लेआउट को डिस्टर्ब नहीं करती है। लेबल फॉर नेम, नेम का लेबल बनाया है। ठीक है, टैब इंडेक्स 0, टैग क्लोज नेम, लेबल एलिमेंट एक फॉर्म फील्ड का नाम शो करता है। फॉर इक्वल्स टू नेम का मतलब है ये लेबल आईडी इक्वल्स टू नेम वाले इनपुट के लिए है। टैब इंडेक्स इक्वल्स टू 0 इसलिए दिया गया है ताकि ये लेबल कीबोर्ड के टैब बटन से फोकस हो सके। नॉर्मली लेबल फोकसेबल नहीं होता है, बट टैब इंडेक्स से हम इसमें फोकस ऐड कर सकते हैं। अब लिखेंगे इनपुट टैग आईडी इक्वल्स टू नेम, और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, ये एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है जिसका आईडी नेम है। ये लेबल के तुरंत बाद आया है, इसलिए एडजस्टेंट सिबलिंग है। जब लेबल पे फोकस आएगा कीबोर्ड से या प्रोग्रामेटिकली तो ये इनपुट बॉक्स रेड आउटलाइन शो करेगा। ठीक है,
इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। सबमिट बटन फॉर्म भेजने के लिए दिया गया है, इसका स्टाइलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, बटन आफ्टर पैराग्राफ। P प्लस बटन, बैकग्राउंड कलर वाइट, कलर वाइट। ये CSS एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का यूज़ करता है। यहाँ पर P प्लस बटन का मतलब है ऐसा कोई बटन एलिमेंट जिसे कोई P एलिमेंट सीधे पहले हो। तो जो बटन P टैग के बिल्कुल बाद आता है उस पर ये स्टाइल अप्लाई होगा। बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा बटन का बैकग्राउंड, ठीक है, और कलर वाइट हो जाएगा। बटन के टेक्स्ट का जो रंग है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बॉडी टैग की तरफ। तो बॉडी टैग में लिखेंगे H1 टैग हटा देंगे, P टैग, क्लिक ब्लो टू प्रोसीड, क्लिक बिलो टू प्रोसीड, फिर लिखेंगे बटन टैग प्रोसीड, ठीक है। क्लिक ब्लो टू प्रोसीड के बाद इस पैराग्राफ के बाद आया है बटन टैग प्रोसीड, इसलिए इस पर CSS रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि ये जो बटन है ये हरे बैकग्राउंड का हो जाएगा और सफ़ेद टेक्स्ट वाला होगा, ठीक है। तो P प्लस बटन CSS सेलेक्टर सिर्फ उस बटन पर काम करता है जो पैराग्राफ के बिल्कुल बाद आता है, जैसे कि यहाँ पे आया है बटन प्रोसीड। बटन और पैराग्राफ के बीच कोई और एलिमेंट आ जाए तो ये CSS काम नहीं करेगा। इस कोड में बटन को ग्रीन और उसका जो टेक्स्ट है वो वाइट किया गया है। यहाँ पर मैंने रेड लिया है क्योंकि वाइट शो नहीं हो रहा था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है एक्सेसिबिलिटी आइकन स्टाइल। H1 डॉट एक्टिव प्लस डॉट
आइकन। फॉन्ट साइज 1.5 em, बैकग्राउंड कलर रेड। स्टाइल टैग क्लोज। H1 डॉट एक्टिव प्लस डॉट आइकन का मतलब है जब H1 टैग एक्टिव हो यानी उस पर क्लिक किया गया हो और उसके तुरंत बाद जो एलिमेंट आए हेयर डॉट आइकन स्पैन उस पर स्टाइलिंग लगेगी। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 em और बैकग्राउंड कलर रेड, यानी कि आइकन स्पैन का फ़ॉन्ट साइज़ 1.5x हो जाता है और आइकन का बैकग्राउंड रेड हो जाता है। अब आते हैं बॉडी टैग पे। तो बॉडी टैग पे लिखेंगे H1 टैब इंडेक्स इक्वल्स टू 0, मीन टाइटल। स्पैन क्लास इक्वल्स टू आइकन। स्पैन टैग क्लोज। H1 टैग इंडेक्स इक्वल्स टू 0 मीन टाइटल H1। यहाँ एक H1 हेडिंग दी गई है जिसका टेक्स्ट है मेन टाइटल। टैब इंडेक्स इक्वल्स टू 0 दिया गया है जिसका मतलब है कि ये एलिमेंट कीबोर्ड से फोकस हो सकता है। जैसे टैब प्रेस करने पर कर्सर इस पे आएगा, ठीक है। ये फोकसेबल होने के कारण इस पर एक्टिव सूडो क्लास अप्लाई हो सकती है जब यूज़र माउस क्लिक या एंटर की प्रेस करता है। स्पैन क्लास इक्वल्स टू आइकन स्पैन, ये एक एम्प्टी स्पैन टैग है जिसको क्लास आइकन दिया गया है। इस स्पैन को CSS के ज़रिए स्टाइल किया जाएगा जब उसके पहले वाला H1 एक्टिव हो, ठीक है। जब यूज़र मेन टाइटल हेडिंग पर क्लिक करेगा या कीबोर्ड से उसको एक्टिव करेगा तो उसके बाद वाला डॉट आइकन एलिमेंट रेड बैकग्राउंड और बड़ा फॉन्ट साइज़ ले लेगा, ठीक है। अगर डॉट आइकन स्पैन के अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा तो स्टाइल विजिबल नहीं होगा। अगर आइकन इंसर्ट करने के लिए आप आइकन इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो एंड हैश 128065, ठीक है। आप आइकन इंसर्ट करने के लिए जैसे कोई कैरेक्टर डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाला है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे मैंने एंड हैश 128065 लिया है। ये एक HTML एंटिटी है जो एक इमोजी या यूनिकोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ये एक आँख का इमोजी है, ठीक है। एंड हैच इसका मतलब है कि एक यूनिकोड कैरेक्टर का HTML कोड है। 128065 यूनिकोड का डेसिमल नंबर है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और सेमी कोलन एंटिटी का एंड शो कर रहा है।
अगर आप HTML में सीधे ये वाला इमोजी नहीं डालना चाहते हो तो आप इस तरह की एंटिटी का यूज़ करके भी इमोजी दिखा सकते हो। आई सिंबल आमतौर पर एक्सेसिबिलिटी, विजन सेटिंग्स या प्राइवेसी से जुड़े फीचर्स में यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर का यूज़ किया है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे, लास्ट एग्जाम्पल पे। लेबल एक्टिव प्लस इनपुट, आउटलाइन 3 पिक्सल, सॉलिड रेड। यहाँ पे यूज़ करेंगे लेबल, लेबल फॉर नेम, क्लास 1, लेबल फॉर इनपुट -1, इनपुट टाइप equals to text, ID equals to name, BR, BR, label for label for classes, class equals to 1, label for input 2,
इनपुट टाइप इक्वल्स टू text, id equals to classes, br tag, label for gender, class equals to 1, label for input 3, input type equals to text, id equals to gender, अब देखिए मैंने इसमें क्या यूज़ किया है, लेबल डॉट एक्टिव प्लस इनपुट आउटलाइन 3 पिक्सल सॉलिड रेड। लेबल एक्टिव प्लस इनपुट का मतलब क्या है, लेबल एक्टिव जब यूज़र किसी लेबल पर क्लिक करता है लेबल एक्टिव होता है, ठीक है। प्लस इनपुट इसका मतलब है उस लेबल के तुरंत बाद वाला इनपुट एलिमेंट। आउटलाइन 3 पिक्सल सॉलिड रेड, उस इनपुट बॉक्स के चारों ओर रेड रंग की 3 पिक्सल मोटी आउटलाइन आ जाएगी। अब आते हैं बॉडी टैग पे। लेबल फॉर नेम क्लास 1, लेबल फॉर इनपुट 1, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू नेम। लेबल एक टैग है जो किसी इनपुट फील्ड को डिस्क्राइब करता है। फॉर नेम इनपुट आईडी इक्वल्स टू नेम, ये दोनों आपस में ही कनेक्टेड हैं। जब यूज़र लेबल पर क्लिक करता है तो उससे जुड़ा इनपुट बॉक्स एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप किसी लेबल पर क्लिक करेंगे लेबल फॉर इनपुट 1, तो उसके बाद जो इनपुट फील्ड होगी उस पर रेड आउटलाइन आ जाएगी, लेकिन ये केवल लेबल को क्लिक करने के दौरान ही एक्टिव स्टेट में दिखेगा, ठीक है। एक्टिव केवल क्लिक करते वक्त ही अप्लाई होता है, जैसे ही CS क्लिक हटेगा इफेक्ट भी हट जाएगा। प्लस इनपुट सिर्फ लेवल के तुरंत बाद वाला इनपुट से जुड़ता है। अगर बीच में कोई और एलिमेंट हो तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। जब आप लेबल फॉर इनपुट 1 पे क्लिक करेंगे तो इनपुट 1 वाले टेक्स्ट फील्ड पर टेम्परेरी रेड आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो ये हट जाएगा, ये सिर्फ टेम्परेरी रेड आउटलाइन आएगी। अब बात करते हैं जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर की। ये कॉम्बिनेटर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद आते हैं और सेम पेरेंट शेयर करते हैं, बट डायरेक्टली उसके बाद ना भी हो तब भी चलेगा। जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टिल्ट से, ठीक है। सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देखेंगे तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। फॉर्मर एलिमेंट टिल्ड,
टारगेट एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर आएंगे स्टाइल्स, जिसको मैं कमेंट लाइन से शो कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पैराग्राफ आफ्टर डिव। नंबर फर्स्ट एग्जांपल, बॉडी सेलेक्टर, टेक्स्ट अलाइन किया गया है, सेंटर, H1 सेलेक्टर, कलर ग्रीन, div tilde p, सेलेक्टर, कलर, कलर का कोड लिखेंगे, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, हेड बॉडी, तो बॉडी पार्ट पे आते हैं। H1 हेलो वर्ड की जगह लिखेंगे गीक्स फॉर गीक्स, H3 what is the general sibling combinator, what is the general sibling combinator,
ठीक है, अब आते हैं डिफ टैग पे। div content 2, p paragraph content 1, div tag close पे लिखेंगे p tag paragraph content 2। CSS में लिखा हुआ है div p, हर p एलिमेंट जो किसी div के बाद हो और सेम पेरेंट में हो उसको ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, 24 पिक्सल फॉन्ट साइज़ हो जाएगा, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। div content 2 पैराग्राफ कंटेंट 1, पैराग्राफ कंटेंट 1 ये div के अंदर है, इस पर स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। पैराग्राफ कंटेंट 2 ये div के बाद और सेम पेरेंट में है, स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। पैराग्राफ कंटेंट 1 पे नो स्टाइल नॉर्मल ब्लैक टेक्स्ट रहेगा, पैराग्राफ कंटेंट 2 पे ग्रीन बोल्ड और 24 पिक्सल फॉन्ट साइज अप्लाई होगा। CSS का A tilde B सेलेक्टर उन सभी B एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो A के बाद आते हैं और सेम पेरेंट के अंदर होते हैं। जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर, यहाँ से CSS पार्ट अप्लाई होगा। स्टाइल टैग, बॉडी सेलेक्टर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, H1 सेलेक्टर, कलर ग्रीन, H4
tilde p selector color font size 24 pixel h4 div selector color blue font size 24 pixel यहाँ पर देखिए जो h4 टिल्ड p और h4 टिल्ड div ये दे रखा है। इसके अंदर कलर फॉन्ट साइज कलर और फॉन्ट साइज दे रखा है। जो भी p टैग एलिमेंट h4 के बाद सिबलिंग के फॉर्म में आता है उसका टेक्स्ट ग्रीनिश और साइज़ 24 पिक्सल होगा। जो भी डिव एलिमेंट h4 के बाद सिबलिंग के रूप में आता है उसका टेक्स्ट ब्लू और साइज़ 24 पिक्सल होगा। अब बॉडी टैग पे चलते हैं। हेलो वर्ड को कट करके h3 What is the general sibling combinator? H4 heading 4 content p tag paragraph content div tag div content यहाँ h4 के बाद दो सिबलिंग्स हैं। हेडिंग 4 कंटेंट के बाद दो सिबलिंग्स हैं p और div, ये दोनों h4 के जनरल सिबलिंग्स हैं। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? h4 तो नॉर्मल रहेगा। h4 के बाद जो p टैग आ रहा है उसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा और फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल हो जाएगा। और जो div टैग आ रहा है उसका कलर ब्लू हो जाएगा, फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल हो जाएगा। अगर आपने p टैग और div टैग को h4 के पहले लिखा होता तो स्टाइल अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कॉम्बिनेटर टिल्ड में डायरेक्शन मैटर करता है, केवल बाद के सिबलिंग्स को टारगेट करता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा CSS कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, डिसेंडेंट, चाइल्ड, एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग का यूज़ कैसे होता है। हर सेलेक्टर के साथ प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल्स भी देखे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा सेलेक्टर सबसे यूज़फुल लगा या कौन सा कंफ्यूजिंग था। मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी। और अगर आप CSS या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।